गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल सरफेसेस, मतलब प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन या लेंस। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पतले लेंस के लिए रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रकाश का, और उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर हमने माना कि एक पतला लेंस L है जो कि वायु में रखा हुआ है, और लेंस के पदार्थ का, लेंस के मीडियम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। इसके दोनों ओर का मीडियम सेम है और उसका जो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर C है और इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है या रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 और R2 मानी गई है। माना लेंस की मोटाई या थिकनेस जो है वो T है। अब लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है और पहली वाली सरफेस के पोल P1 से जो O की दूरी है वो U है। ये जो सरफेस है उससे इस O का, इस वाली सरफेस से O का एक इमेज बनती है I डैश पर। O की इमेज I डैश पर बनती है। तो I डैश की जो सरफेस P1 से दूरी है, इसके पोल P1 से हम लोग ले रहे हैं दूरियां, तो P1 से O तक की दूरी U है और इसी तरह P1 से I डैश तक की दूरी है V डैश। अब पहले स्फेरिकल सरफेस के लिए, यानी इस वाले स्फेरिकल सरफेस के लिए जब रिफ्रैक्शन होगा इस रे का, तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं N2 अपॉन V डैश, N2 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी या डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि V डैश है वो रखेंगे, माइनस N1 अपॉन U जो कि ऑब्जेक्ट की दूरी है, और इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। R1 जो है वो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। तो इस तरह से हमें ये मिल गया पहला इक्वेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है, इमेज I डैश है, ये सेकेंड वाली सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, यानी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और I डैश की जो दूसरे वाले पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ के ध्रुव से, इसका ध्रुव ये P2 है। अब देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस वाले सरफेस, जो सेकेंड सरफेस है, इसका जो पोल है वो P2 है, और P2 से ही दूरी हम नापेंगे अब, क्योंकि सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो सेकेंड वाली सरफेस के पोल से दूरी नापेंगे। तो ये दूरी जो होगी वो पहली वाली दूरी V डैश से थोड़ी कम है। V डैश हमने P1 से दूरी ली है, यहाँ से ली है दूरी P डैश, और जो I डैश की अब हम दूरी ले रहे हैं P2 से, वो ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है वो T कम है, इसकी थिकनेस कम है, तो ये जो दूरी होगी वो होगी V डैश माइनस T। P2 से I डैश तक की दूरी होगी V डैश माइनस T, और यही दूरी ऑब्जेक्ट की दूरी होगी। तो ऑब्जेक्ट की दूरी जिसको हम U से दिखाते हैं, यहाँ पर U ना रख करके हम लोग V डैश माइनस T रखेंगे। अब जो फाइनल इमेज बनती है I, वो P2 से V दूरी पर बनेगा। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो P2 से I तक की दूरी होगी, वो होगी V। तो वस्तु की दूरी हो गई V डैश माइनस T और प्रतिबिंब की दूरी हो गई V।
ये दोनों दूरियां हम लोग रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में जब रखेंगे तो हमें मिलेगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश माइनस t इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। अब यहाँ पर हमने n2 की जगह n1 लिखा और n1 की जगह n2 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले वाले केस में एयर से जा रहा था रे ग्लास में, जबकि सेकेंड वाले केस में ग्लास से एयर में जा रहा है। जो लाइट रे है इस वाले केस में ग्लास से जा रहा है, ये ग्लास है, और ग्लास मीडियम से जा रहा है एयर में, इसलिए हमने n2 की जगह n1 और n1 की जगह n2 का यूज़ किया है। तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो है n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश माइनस t इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। t जो थिकनेस है लेंस की वो हमने पहले ही अज्यूम किया है कि ये लेंस बहुत पतला है, वेरी थिन है, इसलिए t की वैल्यू जो होगी वो v से बहुत ही कम होगी। इस वजह से हम t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब t को हटा देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लें क्योंकि हमें n2 माइनस n1 चाहिए, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में हमारे n2 माइनस n1 था, इसलिए हमने n2 माइनस n1 बनाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिया है और ये हमें मिल गया ये जो फॉर्मूला है n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू माइनस n2 माइनस n1 अपॉन r2। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको मिलेगा n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2। ये जब आप अपने आप से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर जब हम n1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u और इस n1 से हम इधर डिवाइड कर देंगे सेकेंड वाली साइड में। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो n1 से n1 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा n2 अपॉन n1। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि n2 अपॉन n1 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। फाइनल जो हमें मिला वो है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हम लोग जानते हैं कि ये 1 n2 क्यों है, क्योंकि n2 अपॉन n1 की वैल्यू 1 n2 के बराबर होती है। ये मिल गई हमको थर्ड इक्वेशन। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फोकस की, तो फर्स्ट फोकस के लिए u जो है वो इनफाइनाइट होता है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज मिलेगी फोकस पर। तो यहाँ पर v की वैल्यू f और u की वैल्यू इनफाइनाइट जब हम रख देंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1 n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और ये सिंपली 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 3 इस वाली इक्वेशन को और इक्वेशन 4 इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, इसलिए 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u जो है वो 1 अपॉन f के इक्वल होगा। और यही हमारा एक्सप्रेशन है लेंस के लिए, जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन के लिए वो फॉर्मूला हमें मिल जाता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। और जिस तरह से हमने ये पतले उत्तल लेंस के लिए किया है वैसे ही आप पतले अवतल लेंस के लिए भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम एक बार फोकस लेंसेज के फोकस देख सकते हैं। तो जो दो तरह के फोकस हैं, फर्स्ट फोकस के लिए u पर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा होता है
यानी फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है और इमेज हमें मिलती है इनफाइनाइट पर, और ये दोनों वैल्यूज़ जब हम रखते हैं लेंस फार्मूला में तो हमें मिलता है -1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2। इसी तरह सेकेंड फोकस के लिए u जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी पे होता है, और जो इमेज मिलती है हमको वो फोकस पर मिलती है। तो यहाँ पर जब हम ये दोनों वैल्यूज u और v की रखते हैं तो 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2 मिलेगा, और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो f इज इक्वल्स टू -f' ये हमें मिल जाता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं कि जब हम किसी लिक्विड में लेंस को डुबोते हैं तो लिक्विड में लेंस को डुबोने से ऐसा लिक्विड जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, पर नेचर नहीं बदलता है। ये जो फोकल लेंथ है ये डिपेंड करता है n पर, n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने तीनों ही कंडीशंस बताई हैं कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बराबर होगा तो f इन्फिनिटी होगा, यानी लेंस आपका एक सिंपल ग्लास प्लेट की तरह काम करेगा। दूसरा है कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा तो f बढ़ जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जो हमने पहले वाली कंडीशन में आपको बताई थी। तो f जो है वो इंक्रीज़ करता है, लेकिन नेचर जो है लेंस का नहीं बदलता है। वो कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस ही रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। फिर इसके बाद कंडीशन आती है तीसरी कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कनकेव लेंस की तरह और कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब नेचर चेंज हो जाता है, लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। न्यूटन का फार्मूला एक पतले लेंस के लिए, इसको हम न्यूटन लेंस फार्मूला भी कहते हैं। न्यूटन का फार्मूला पतले लेंस के लिए निकालने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। हमने एक उत्तल लेंस लिया हुआ है और ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट ओ डैश, जो कि फाइनाइट साइज़ की ऑब्जेक्ट है, और ये ओ डैश ओ पॉइंट पर रखा हुआ है जो कि फोकस से थोड़ा सा दूर है। और इसके बाद जो भी रे निकलती है, मैंने इसमें दूसरी रे में डायरेक्शन नहीं बनाई है, मैं बता देती हूँ। पहला है जो ओ डैश से जो लाइट रेज निकलती हैं, पहली वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और दूसरी फोकस से होकर जाती है। इसकी जो रे डायरेक्शन है वो ये बनेगी। रेज में डायरेक्शन बनाना या ये एरो हेड बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि रेज किधर जा रही हैं जी। तो ये जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सेकंड वाले फोकस से होकर के गुजरेगी सीधी, और दूसरी जो फोकस से होकर के जा रही है ये वाली रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो दोनों रेज हैं वो दोनों जहाँ पर मिलेंगी, जहाँ मीट करेंगी, उस जगह पर हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ डैश ऑब्जेक्ट है तो आई डैश इमेज है, और ये इमेज जो है वो उल्टा बन रहा है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूरियां हमने ली हैं वो हैं ओ से लेकर के एफ डैश तक की दूरी जो है वो एक्स डैश है, ली है हमने। इसी तरह सी से एफ तक की दूरी एफ डैश है,
फिर C से दूसरे वाले F तक की दूरी F है, और F से यानी सेकेंड फोकस से इमेज तक की दूरी को हमने X लिया हुआ है। तो ये सारी दूरियां, हम फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी लिया है हमने, और फोकस से इमेज की दूरी लिया है, और फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस से फोकल लेंथ F डैश है और सेकेंड फोकस से फोकल लेंथ F है। अब हम ट्राइंगल F डैश O O डैश देखें। ट्राइंगल F डैश O O डैश, और दूसरा एक ट्राइंगल है F डैश C D। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे कि ये जो एक रे है ये कॉमन है, ये वाली, और ये प्रिंसिपल एक्सिस भी कॉमन है। तो जब दो रेखाएं या दो लाइंस किसी ट्राइंगल में कॉमन होती हैं तो वो सेम एंगल भी बनाते हैं सामने सामने। जब सेम एंगल बनाते हैं और दोनों ही दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो ओ ओ डैश का रेशियो है सी बी के साथ, ओ ओ डैश और सी बी का रेशियो जो है वो एफ डैश ओ और सी एफ डैश के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ ओ ओ डैश तो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की लंबाई, और ये जो सी बी है, ये सी बी एक्चुअली इमेज की लंबाई के बराबर है यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर हम सी बी की जगह आई डैश रख सकते हैं। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू एफ डैश ओ अपॉन सी एफ डैश। इसके बाद ट्राइंगल सी ए एफ, ये ट्राइंगल सी ए एफ, ये वाला ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल दूसरा एफ आई डैश। इन दोनों ट्राइंगल में भी जो बात हमने आपको पहले बताई थी कि दो लाइंस कॉमन हैं और सेम इक्वेशन सेम एंगल बन रहे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल हैं दोनों, तो ये दोनों भी सिमिलर हैं। और इसी तरह से इनका भी साइड्स का रेशियो निकालेंगे जब हम, तो सी ए अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। और यहाँ पर जो सी ए है, सी ए वैल्यू अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है, ऑब्जेक्ट के पैरेलल है ये बिल्कुल, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर है। तो यहाँ पर सी ए की जगह पर हम ओ ओ डैश रख सकते हैं और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ओ ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। तो इन दोनों ही इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि एफ डैश ओ अपॉन सी एफ डैश और सी एफ अपॉन एफ आई ये दोनों इक्वल हैं। एफ डैश ओ अपॉन सी एफ डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ आई। अब हमने जो दूरियां ले रखी थी, एफ डैश ओ की वैल्यू माइनस एक्स डैश, एफ आई की वैल्यू प्लस एक्स, सी एफ डैश की वैल्यू माइनस एफ डैश और सी एफ की वैल्यू प्लस एफ, ये सारी दूरियां डिस्टेंसेस जब हम इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, तो माइनस एक्स डैश अपॉन एफ डैश इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, और एक्स एक्स डैश इज इक्वल्स टू एफ एफ डैश। एक्चुअली यही न्यूटन्स फार्मूला है लेंसेज के लिए, किसी भी थिन लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला है कि x इंटू एक्स डैश, जहाँ x जो है, x और x डैश जो हैं वो फोकस से इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की दूरियां हमने फोकस से नापी हैं, और f इंटू एफ डैश तो हमें पता है फर्स्ट और सेकंड फोकस का मल्टीप्लिकेशन है, तो x x डैश इज इक्वल्स टू एफ एफ डैश। ये है न्यूटन्स फार्मूला फॉर लेंस। इसके बाद हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन की नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू।